हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और ये लेक्चर जब आपको मिलेगा तो शायद टीचर्स डे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देखते हैं मैपिंग के थ्रू डायरेक्टली कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपके चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास से निकलती है। ये जो पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, लेकिन इसके निकलने यानी कि उद्गम के बारे में थोड़ी सी और भी मान्यताएं हैं। जैसे एक कुबी ग्लेशियर से भी माना जाता है कि निकलती है, या फिर आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ये तीनों ही ग्लेशियर मानसरोवर के आसपास स्थित हैं, जो कि कैलाश जो पर्वत है उसी के पास में स्थित है। लेकिन सर्व मान्यता यानी कि जो अपनी पीएससी मानती है वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानती है। तो आप यही करेक्ट लगा करके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से निकलने के बाद जो टोटल लंबाई है ब्रह्मपुत्र रिवर की वो है 2900 किलोमीटर। ये चलती है पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व गामी नदी है, यानी कि पूर्व की ओर बहते हुए जाती है और भारत में नामचा बरवा के पास से एंट्री लेती है, ठीक है। तो नामचा बरवा ये पर्वत मैंने दिखाया है, यहीं से जो है भारत में एंट्री लेती है। कहाँ पर एंट्री लेती है? तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। और फिर जैसे ही वो अंदर आती है तुरंत दिहिंग रिवर, जो कि लोहित की सहायक रिवर, यहाँ पर लोहित रिवर है, देखिएगा दोस्तों, जहां पर मैं रेड कलर की पेन चला रहा हूं, ये लोहित रिवर है जिसकी सहायक है दिहिंग, और ये दोनों इसको मीट करती हैं, मिलती हैं पासी घाट के पास, ठीक है। लोहित रिवर के मीट करने के बाद जो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि बाएं साइड से मिलने वाली नदी है, उसके बाद एक नदी मिलती है धनसिरी और फिर मिलती है कोलोंग। ये तीनों रिवर बाएं साइड से ही मिलती हैं, ठीक है। वहीं दाहिनी साइड से मिलने वाली नदियों में यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मिलती है सुबनसिरी, जो कि इस हिस्से में है। उसके बाद है कामेंग, जो कि यहाँ पर है, और मानस, जो कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है। एक बारी मैं फोटो थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। दिहिंग रिवर यहाँ पर है, जो कि लोहित की ट्रिब्यूटरी है, जो दोनों मिलती हैं आपके पासी घाट के पास। फिर धनसिरी रिवर मिलती है, और अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो क्रमशः मानस, कामेंग और सुबनसिरी रिवर इसमें आकर के मिलती हैं। तो दोनों साइड की रिवर्स जो है उनके नाम याद रखेंगे। आगे जाने के बाद जब इसमें ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो धुबरी नामक स्थान पर ये प्रवेश कर रही है, और इससे आकर के मिलती है लोहित रिवर, सॉरी तीस्ता रिवर। और तीस्ता रिवर जब इससे आकर के मिलती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। तो ये वाला जो सेक्शन है ये कहलाता है जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना नाम से बहती है और फिर गंगा से मिलती है, ठीक है। और इन दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है, और आगे जाकर के फिर मेघना से मिल जाती है, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेडेड स्ट्रक्चर है, चोटीनुमा स्ट्रक्चर है, चोटीनुमा ब्रेडेड स्ट्रक्चर या चोटीनुमा स्ट्रक्चर है। और इसी कारण से ये पतली धाराओं के रूप में बहती है और कुछ पानी के क्षेत्र छोड़ करके बहती है, ठीक है। तो ये जो बीच का एरिया दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर ये अनेक द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें से कि एक द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि किसी भी नदी पे बना सबसे बड़ा द्वीप है वैश्विक रूप से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, माजुली द्वीप का नाम आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और इसमें बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीक लिटरेचर में इसका नाम है ड्यारडेंस, ठीक है, ड्यारडेंस, ठीक। और संस्कृत लिटरेचर में इसका नाम है लौहित्य रिवर, लौहित्य नदी। इसके अलावा अगर एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप की बात की जाए, यानी कि जो यहाँ के आम बोलचाल की भाषा में असम में बोलते हैं, तो बोलते हैं भुल्लम बाथुर, ठीक है। भुल्लम बाथुर किस नदी को बोलते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही भुल्लम बाथुर के नाम से भी जाना जाता है। ये गर्लिंग साउंड करती है, यानी कि गुड़गुड़ाहट की आवाज़ करती है जब ये असम के क्षेत्रों से गुजरती है। मैंने आपको बताया भी कि ये ब्रेडेड नदी है, यानी कि कई सारी धाराएं इसमें जो है मिल करके बहती हैं। एक बहुत मोटी धारा के रूप में नहीं बहती है, पतली पतली कई सारी धाराओं के बीच में बहती है। और इसका पानी चूंकि ऐसे बाइफर्केट हो जाता है, यानी कि कई धाराओं में बढ़ जाता है, तो बीच में बहुत सारे जमीनी क्षेत्र छूट जाते हैं, वही जो है आइलैंड बनते हैं, जिसमें मैंने माजुली द्वीप का नाम आप लोगों को बताया है। इसके बाद चाइना में इसको यारलुंग जांगबो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा, यारलुंग जांगबो, ठीक है। इस पर सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है, जिसका नाम है बोगी बील ब्रिज। तो ये नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, लास्ट ईयर जो है काफी ज्यादा न्यूज में था। लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, यानी कि रेल ब्रिज भी है, उसके साथ साथ रोड ब्रिज भी है, जिसका नाम है बोगी बील ब्रिज। ये कहाँ बन रहा है, तो कहाँ बना है? तो ये जो है
बन करके कंप्लीट हुआ है आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर, बोगी बील ब्रिज। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है जिसका नाम मैंने बताया था लोहित रिवर, उस पर ढोला सादिया ब्रिज बन रहा है। ढोला सादिया ब्रिज, ढोला सादिया बना हुआ है, जिसका अन्य नाम है भूपेन हजारिका ओवरब्रिज। ठीक है, तो ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे, ढोला सादिया या भूपेन हजारिका ब्रिज। आइए देखते हैं कुछ और बातें इसके बारे में टेक्स्ट के रूप में। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, हिंदी में मैं पढ़ूंगा, जहां पर जरूरत होगी वहां पर इंग्लिश के कीवर्ड्स यूज कर दूंगा। तो तिब्बत से निकलती है यारलुंग जांगबो नदी, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और ये तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है ऐसा माना जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है वो भी सर्वमान्य है, तो दोनों ही नाम आप लोग याद रखेंगे। ग्लेशियर से निकल करके आगे बढ़ती है, हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, तो ये आपने फोटो में देख भी लिया है। नामचा पर्वत शिखर के पास मुड़ती है और यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रही थी, बस ये जान जाओ कि यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है। ठीक है ना, ऐसे यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है, और आगे असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां जो है उनका स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। तिब्बत में उद्गमित होने वाली जो नदियां हैं उसमें ब्रह्मपुत्र है, इरावदी है और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। तो नाम याद रख लीजिएगा कौन कौन सी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र है, इरावदी है, ठीक है, और मेकांग रिवर है। तो इरावदी आपकी म्यांमार में बहेगी और मेकांग रिवर तिब्बत, चाइना, म्यांमार, ठीक है, उसके साथ कंबोडिया इत्यादि जगहों से बहती है। आगे देखते हैं, तो ये हम लोगों ने देख ही लिया है कि ब्रह्मपुत्र को यारलुंग जांगबो कह रहे हैं। ये एंट्री ले रही है आपके अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में, लोहित रिवर आकर के इससे मिल रही है। इसके अलावा मानस आती है, तीस्ता आती है, सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। एक बार आप भी मैपिंग के माध्यम से इन चीज़ों को खुद से जरूर देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो सांगपो या सापू के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में जयमोली है, तीस्ता है, कामेंग है, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, बड़ा अच्छा नाम है, जिया, भरेली, संकोश और लोहित। तो ये दोनों नाम तो बहुत बढ़िया से याद हो सकता है कि ऐसा पगला दिया कि जिया भर गया। ठीक है, तो पगला दिया, जिया, भरेली, दिहांग, दिबांग, लोहित, संकोच, सुबनसिरी, तीस्ता, कामेंग और जयमोली। तो ये नाम आप याद रखिएगा। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो जरूर इस पर प्रश्न पूछा हुआ है, तभी ये पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि जयालचू पर्वत श्रेणी है एक, वहाँ से लोहित नदी निकलती है और अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्भव जो है वो हिमालय क्षेत्र से होता है, असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में बहती है। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकल करके मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिससे कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। तो ये जो गुम्फित जलमार्ग कह रहा है, इसी को ब्रेडेड वाटरवे कह रहा है। तो ब्रेडेड मतलब होता है आपका एक चोटी नुमा स्ट्रक्चर, उसको बोल रहा है गुम्फित जलमार्ग। इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली स्थित है, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तिब्बत पठार को चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, जिसे विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, ये भी आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, ये सारी पॉइंट पता होंगी। 7th 8th का पॉइंट है ये, कक्षा 7-8 में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं यांग सिटी नदी, जिसको चेंग जियांग भी कहते हैं, परंतु यांग सिटी के नाम से ज़्यादा फेमस है। दूसरी है हुआंगहो नदी, जिसको पीली नदी यहाँ पर लिखा हुआ है, पीत नदी भी कहते हैं। सिंधु नदी, इंडस रिवर, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और साल्वीन नदी। ठीक है, तो इतनी नदियों का याद रखिएगा। इरावदी और साल्वीन जो नदियां हैं वो आपका म्यांमार में बहती हैं और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र जो है इन दोनों के बीच के दोआब में होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि यांग सिटी नदी निकलती है, जो कि चाइना की सबसे लंबी नदी तथा विश्व की तीसरी लंबी नदी है। तो यांग सिटी के बारे में याद रखिएगा कि चाइना की, चीन की नंबर 1 और विश्व की नंबर 3 नदी है। हुआंगहो, पीली नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र, मेकांग और साल्वीन। साल्वीन के बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर हमने फोटो में देखा है, ठीक है, कि यहाँ पर आंगसी ग्लेशियर का नाम दे रहा था आपके घटना चक्र के
नोट्स में, और चेमा युंगडुंग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी कुछ पॉइंट्स मैंने बता ही दिए थे। फिर से स्टार्ट करते हैं कुछ पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में जितनी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़नी थी हमने पढ़ लिया है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा जो मैंने बताए हैं। बाकी दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैपिंग के माध्यम से भी देख लेंगे। कहता है कि दक्षिण भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण जो है पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं, और पूर्व की ओर बहने वाली ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है या पश्चिम गामुख कहलाती है, और ये लोग ज्वारनद मुख या एस्चुरी का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब नदियां अपने साथ गाद बहाकर नहीं लाती हैं तो एस्चुरी का निर्माण होता है एक तरीके से, और जब बहुत सारा गाद बहाकर लाती हैं और एक डिफरेंट वहां से आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल जाती हैं, वितरणिका निकलती है, तो बिल्कुल डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अलग अलग नदियों के बारे में दिया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। मैं थोड़ी सी नदियाँ आपको मार्क कर दे रहा हूँ। जैसे गोदावरी नदी आपका दे रहा है, ठीक है। कृष्णा नदी यहाँ दे रहा है आपका, कृष्णा नदी देखिए, ठीक। उसके बाद आप आओगे तो पेन्ना नदी आता है, यहाँ पर पुलिकट लेक दे रहा है, यहाँ पर कोलेरू लेक दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पयार नदी है, कावेरी नदी इधर बह रही है, वैगई नदी इधर बह रही है, ठीक है। बात करोगे पश्चिम, यहाँ पर कृष्णा बहते हुए आ रही है, ठीक है। अलग अलग कोर्स चेंज कर रही है, ठीक है। उसके बाद दो नदियां जो उल्टे बहेंगी, यहाँ से बहेंगी, एक ताप्ती बहेगी और इसके ऊपर नर्मदा बहेगी, ठीक है। तो ये दोनों पश्चिमगामी, और बाकी ये जितनी भी नदियां यहाँ पर लिखी हुई हैं सब पूर्वगामी नदियां हैं, ठीक है, जो कि अरब सागर में जाकर के ड्रेन हो जाएंगी। पहली नदी पढ़ते हैं, और नर्मदा नदी के बारे में। दोस्तों उस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण फिर से यहाँ से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये पार्ट 2 समझ लीजिए, हालांकि दोनों में मर्ज कर दूंगा। जब आप लोगों को ये मिलेगा तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों ही मर्ज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से कि नर्मदा नदी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। तो मैकाल पर्वत हम लोग जब हिल्स वाला कर रहे थे, जब माउंटेन्स कर रहे थे, तो मैंने दिखाया था। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। 1312 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। इसके उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, दोनों के बीच में से बहती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं, जिनमें से होकर के नर्मदा बहती है। तो कभी कभी हिंदी में ही लिख करके देता है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में या रिफ्ट वैली में बहती है, तो वो नदी है आपकी नर्मदा नदी, जिस रिफ्ट वैली को ही भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। इसका बहाव पश्चिम की ओर है और भ्रंश घाटी में ये होकर के बहती है। और जल ग्रहण क्षेत्र हम लोग को नहीं जानना है, बस हम लोग देखेंगे कि भ्रंश घाटी में प्रभावित होने के कारण नर्मदा अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों से नर्मदा गहरे गार्ज से बहती है, यहाँ पर तीव्र ढाल से गिरती है तथा धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। मतलब ये यहाँ पर धुआंधार फॉल्स बना रही है, ठीक है। अगला है ताप्ती नदी, ये भी पश्चिमगामी नदी है जो कि मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। तो ये याद रखना है कि जिला कौन सा है, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। मुल्ताई एक स्थान है जहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वहीं से निकलती है आपकी ताप्ती नदी। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ से बहती है, तो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात से प्रभावित होती हुई ये जाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, अरब सागर में गिर जाती है। फिर आती है गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर की। ये महाराष्ट्र में नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो एक चीज याद रखना है कि दक्षिण भारत प्रायद्वीप की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो 1465 किलोमीटर की गोदावरी नदी है। इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है, इसकी लंबाई के कारण, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र यानी कि जो भी उसका बेसिन है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका सबसे बड़ा है, जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उसमें। इसकी द्रोणी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुडुचेरी में स्थित है। यहाँ से ये बहते हुए जाती है। गोदावरी की अन्य सहायक नदियों के बारे में हमेशा प्रश्न पूछता है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको बिल्कुल रट लेना है। कौन कौन सी है, पूर्णा है, वर्धा है,
प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, बेनगंगा। ठीक है, नाम याद कर लीजिए। पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, बेनगंगा। गोदावरी नदी के बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। शायद मैंने यहां पर बोल दिया था दक्षिण की गंगा, तो उसको भी यहां पर ठीक करेंगे। इसको बोला जाता है दक्षिण गंगा। ठीक है, मतलब गंगा के जैसी ही ऐसी नदी जो बहुत लंबी है, जो दक्षिण में पाई जाती है, उसे दक्षिण गंगा कहते हैं। अब यही बात अगर कावेरी के रूप में जानी जाए, क्योंकि कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। अच्छा, कावेरी को क्यों दक्षिण की गंगा कहते हैं? क्योंकि दक्षिण में सबसे ज्यादा पवित्र नदी जो है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ज्यादा पवित्र नदी कावेरी है, इसलिए उसको दक्षिण की गंगा, मतलब गंगा जैसी मान्यता प्राप्त है कावेरी को, तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं और दक्षिण गंगा आपका गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, अब आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है और लगभग 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी नदियां हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको घाटप्रभा से, मूसी से, भीमा से, कोयना से, इस सब से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी द्रोणी यानी कि इसका जो बेसिन है कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में चला आ रहा है 1957 ईस्वी से। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी कृष्णा नदी है उसके जल का बंटवारा किस तरह से हो, इस पर विवाद काफी टाइम से ही चल रहा है। ये लगभग 1957 से चल रहा है। इसके लिए किसकी किसकी कमेटी बनी? तो आर.एस. बहावत और ब्रिजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी विवाद पर 2 विभिन्न न्यायाधिकरणों यानी कि ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जा चुका है। महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है, मतलब उड़ीसा के आसपास में बहती है, जो कि छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की ओर बह जाती है, यानी कि उड़ीसा के साइड में बह जाती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है और पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी आ गई जो कि सबसे पवित्र नदी है आपके प्रायद्वीपीय भारत की। तो ये कर्नाटक में कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और 800 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए आपका पूर्व की साइड में यानी कि बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि शिव समुद्रम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट द्वीप है आपका। इसकी प्रमुख नदियों में देखेंगे तो अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी प्रमुख है। ठीक है, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु, कोलार, स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी दोस्तों, तो जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार के समुद्र तथा नदियों के मिलान बिंदु को एस्चुरी अथवा ज्वारनदमुख कहते हैं। एस्चुरी इज ए सेमी इनक्लोज कोस्टल टोपोग्राफी ऑफ वाटर वेयर द डेब्रीज ब्रॉट बाय रिवर्स फ्लोज इनटू द सी। द मीटिंग पॉइंट ऑफ सच सीज एंड रिवर्स इज कॉल्ड एस्चुरी। मतलब जो अवसाद आता है वो डेल्टा की तरह से वहीं पर जमा नहीं रह जाता बल्कि बह करके समुद्र में चला जाता है, तो एस्चुरी कहलाता है। अब यहाँ पर नदियां दी हुई हैं और उनका उद्गम तथा उनकी लंबाई दी है। जैसे नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक मैकाल पर्वत से, 1312 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, फिर गोदावरी नदी आती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, 1465 किलोमीटर लंबी है। फिर आपका कृष्णा नदी का भी इंपॉर्टेंट है, महाबलेश्वर से निकलती है, 1400 किलोमीटर की है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग के पास से निकलती है, 800 किलोमीटर लंबी है। और महानदी सिहावा पहाड़ी, कई बार पूछा हुआ है, सिहावा पहाड़ी से निकलती है, धर्मतरी छत्तीसगढ़ में 851 किलोमीटर लंबी है। फिर बात किया जाए सहायक नदियों का, तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्णा नदी की, उसका मैं बता दे रहा हूं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा, ये जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अन्य नदियां, तो अन्य नदियों के बारे में हम लोग काफी कुछ इसमें से पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में, लेकिन एक बार टेक्स्ट देखते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इन सब का मैं एक दिन मैपिंग करा दूंगा आपको, हम लोग सीधे टेबल ही पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और बोखारचू ग्लेशियर से, और ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। झेलम नदी निकलती है वेरीनाग जम्मू कश्मीर के पास से और चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। चिनाब नदी निकलती है बाड़ा लाचला दर्रा के पास और सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है।
रावी रोहतांग दर्रा के निकट निकलती है, आपको पता भी है, मैंने बताया भी, व्यास कुंड से निकल रही है और रोहतांग दर्रे के पास, और वहीं से रावी भी निकलती है। चिनाब नदी में जाकर के ये मिल जाती है। और व्यास कुंड के पास से निकलती है व्यास नदी, जो कि सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राकसताल तिब्बत से निकलती है, वहीं जहाँ से सिंधु नदी निकल रही है उसी से थोड़ा दूरी से राकसताल से निकलती है ये, और सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती है। लूनी नदी एक इनलैंड रिवर है, अंतःस्थलीय रिवर है, जो कि स्थल में ही गायब हो जाती है, अरावली की श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रन में जाकर के ड्रेन आउट हो जाती है, गायब हो जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नदियों के किनारे स्थित शहर, ठीक है, तो बहुत सारी नदियां हैं जहां पर प्राचीन काल से ही उसी के किनारे सारी सभ्यताएं पुष्पित पल्लवित हो रही थी। और देखिए, जितना बढ़िया पानी का सिस्टम रहेगा, जितना बढ़िया पानी मिलेगा, शहर की आवश्यकताएं उतने अच्छे से पूरी होंगी। इसीलिए प्राचीन समय से ही जब भी शहरों का डेवलपमेंट हुआ, शहरों का विकास हुआ, तो वो कोशिश की गई कि हम लोग नदी के जितना समीप हो पाए उतना समीप अपनी बस्तियां रखें, ठीक है। तो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं देखोगे, चाहे वो हमारे वहाँ हो, ठीक है, दजला फरात के आसपास में मेसोपोटामिया हो, सिंधु और 5 नदियों के आसपास में आपका सिंधु सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो गई। इसी प्रकार जो आपकी मिस्र की सभ्यता है वो नाइल के किनारे है, ठीक है। चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे, तो सारी नदियों के किनारे ही मुख्य बड़ी सभ्यताएं ही आपको मिलेंगी। जैसे जब भी आप प्रमाण देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि सोहन घाटी और बेलन घाटी के आसपास बहुत सारी सभ्यताएं मिली, महापाषाण संस्कृति मिल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नर्मदा की घाटी हो गई, और इधर आपका प्रतापगढ़ के आसपास का एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, तो इलाहाबाद का एरिया। तो ये सब कुछ, यानी कि गंगा नदी का बेसिकली, ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं जो भी बस्तियों का बसाव है वो नदियों के मुहाने पर ही है, ठीक है। तो क्योंकि एक तरह से तो समझ लीजिए कि नदियां उस समय आवागमन का भी साधन बनती थी, कि नाव की सहायता से आप कहीं भी जा सकते थे। दूसरी चीज कि कुछ हद तक जो मांसाहार था या मछलियों को पकड़ के खाने वाली चीजें थी, वो चीजें भी हो जाती थी। और तीसरी चीज जो पीने के लिए पानी है, वो जब तक खुदाई नहीं हो रही थी जमीन की, ठीक है, जब तक नल इत्यादि चीजें नहीं लगी थी, तो पानी के स्रोत पर ही जीवन, डायरेक्ट पानी के स्रोत पर निर्भर था। तो डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कि कौन सी नदी, कौन कौन से नगर बसे हैं। जैसे गंगा नदी है, हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर और पटना इसके किनारे बसा हुआ है। जितने लोग रहते होंगे उनको पता भी होगा कि पटना के पास जो है आपका महात्मा गांधी सेतु, जो मुझे लगता है कि लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग क्लियर करिएगा, जिसको भी, जो लोग भी ये लेक्चर सुन रहे हैं, कि महात्मा गांधी सेतु की एक्चुअल लंबाई क्या है, ठीक। उस समय जब मैं गया था तो वो पूरा जो पुल है वो हिलता था, हालांकि फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, चीजें बिल्कुल ठीक हो गई। ये करीबन 5-6 साल पहले, और पहले की बात है, 5-6 साल, हाँ 6 साल पहले की बात है, ठीक है। यमुना नदी देखते हैं, नई दिल्ली में है, ठीक है, आगरा, मथुरा, इटावा उस साइड में बहती है। नई दिल्ली से निकलती है, आगरा में बहती है, फिर मथुरा में और फिर इटावा में, ठीक है। अगर आप ताजमहल के पीछे कोई नदी देखते हो तो वो यमुना नदी है, ठीक है, जहां पर एक समय न्याय की जंजीर लगी हुई थी। फिर भागीरथी नदी है, उत्तरकाशी में बहती है। मूसी नदी हैदराबाद की नदी है, ये चीज याद रखिएगा, मूसी नदी जो है हैदराबाद की नदी है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के आसपास बहती है। गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए शहर है नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री। झेलम नदी श्रीनगर शहर के किनारे बसी हुई, मतलब श्रीनगर इसके किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे है लेह, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जलप्रपात के भी नाम है, जैसे नोह काली कई जलप्रपात मेघालय राज्य में है। तो इसका भी जो टेबल बना हुआ है वो हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। बाकी चीजें जब आपको नोट्स आज प्रोवाइड करूंगा मैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे जोग गरसोपा या जोगादा शरावती नदी पर कर्नाटक में है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। अगर इसमें दिया हो तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। कुंचिकल है, एक बारी उसकी हाइट जो है 500 कुछ मीटर है। आप लोग भी देख करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुंचिकल की हाइट कितनी है। शिव समुद्रम आता है, कावेरी नदी पर बसा हुआ है, कर्नाटक में ही स्थित है। तो 2 ऊंचे जलप्रपात और आपने देखे, जोग या गरसोपा देखा है, शरावती नदी कर्नाटक में ही है, कुंचिकल भी कर्नाटक में ही है, और शिव समुद्रम कर्नाटक में ही है, कावेरी नदी पर है। हुंडरू आता है, काफी फेमस जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के पास से बहती है, और स्वर्ण के छोटे छोटे उसमें पार्टिकल पाए जाते थे, इसीलिए इसको स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं, ठीक है। कपिल धारा
नर्मदा नदी पर बनता है ये जलप्रपात कपिलधारा, ठीक है। और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का है वहां पाया जाता है। धुआंधार ये भी नर्मदा पर ही बनता है, जबलपुर में पाया जाता है। भेड़ा घाट जो है काफी फेमस जगह है, वहीं पर ये जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात ये एक तरह से बस्तर छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। दूध सागर मांडवी नदी पर बना है, तो ये भी मैंने आपसे पूछा था कि दूध सागर और कपिल धारा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। दूध धारा भी एक जलप्रपात है, या दूध धारा शायद नदी है, ठीक है। मांडवी नदी पर बना हुआ है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। अभी मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूं, अभी आप जानिए बस कि दूध सागर जो है वो जलप्रपात है, जो कि मांडवी नदी गोवा में जो बहती है वहां पर है, और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर ये दूध सागर जलप्रपात है। फिर आता है भाम्बवली वजराई, उरमोदी नदी पर है महाराष्ट्र में। तो काफी टेढ़ा सा नाम है, याद करने में आसानी भी हो जाएगी क्योंकि टेढ़े नाम याद रहते हैं। तो भाम्बवली बहुत ज्यादा बली है, बाजराई, उरमोदी, ठीक है। अब मोदी से आप इसको गुजरात मत लगाइएगा, महाराष्ट्र में जो है ये नदी बहती है, भाम्बवली वाजराई, जिस पर जलप्रपात स्थित है। फिर आता है लिंगक सियार, बाहकाबा, नोह कालिकई, नोहंगीथियांग, ठीक है, लिंगनगई, डेनेथेलन, किनरेम, ये सब के सब जलप्रपात मेघालय में स्थित है, ठीक है। मेघालय में जब जाओगे तो वहां पर एक 7 सिस्टर जो है जलप्रपात है, 7 जलप्रपात एक साथ गिरते हैं। तो मैं तो जरूर कहूंगा कि यूट्यूब पे आप एक बार सर्च करके देखो मेघालय कितना ब्यूटीफुल है, और उसके वो जो 7 सिस्टर फॉल्स है ना उनको भी जरूर देखिए। तो उसमें ये सारे जो नाम है ये सारे नाम कवर हो जाते हैं। तो 7। अगला आता है आपका कांगेर नदी पर बसा हुआ तीरथगढ़, ठीक है। इसको छोड़ दे रहे हैं हम लोग, सीधे आ रहे हैं अमृत धारा या देवधारा पर, जो कि हसदेव छत्तीसगढ़ कोरिया में स्थित एक नदी है, ठीक है। उसके किनारे अमृत धारा या देवधारा जलप्रपात बनता है। एक बात और बताना चाहता हूं, हसदेव जो है एक तरह का बहुत बढ़िया मतलब डेंस जंगल था, जिसको अडानी कंस्ट्रक्शन ने अभी काट करके कुछ वहां पर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इसमें हसदेव के काफी ज्यादा पोर्शन जो है कट गए हैं। तो एक बार इसको भी आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, हसदेव के कितने जंगल काटे गए। कुछ चीजें पॉज करके तुरंत देख लेनी चाहिए, फिर से कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है, या कहीं नोट डाउन कर लो कि क्या क्या चीजें देखने के लिए मैंने कही हैं। फिर आता है गौतम धारा, जो कि राढ़ू नदी पर झारखंड में स्थित है। उसके अलावा दसोंग है, भालगढ़ और भालकुंड और राहतगढ़ है, जो कि बीना पर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर दुग्ध धारा या कपिल धारा मैंने बता ही दिया, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। बूढ़ा घाघ, कभी कभी पूछता है बूढ़ा घाघ प्रपात कहाँ पर है, तो बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर है, जो कि लातेहार झारखंड में स्थित है। चूलिया प्रपात और डुडुमा के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, डुडुमा और गोकक के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। डुडुमा है मचकुंड, कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है। डुडुमा एक जलप्रपात है जो कि मचकुंड नदी पर है। और गोकक जो है वो आपके, इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये ग घ, ठीक है ना, मतलब गोकक और घाट प्रभा, तो ग के बाद घ आता है, इस तरह से याद कर सकते हो। और ये आपका बेलगावी कर्नाटक में स्थित है, जो कि घाट प्रभा रिवर पर गोकक जलप्रपात है। फिर कई सारी झीलें और उनके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। बड़खल झील के बारे में पूछता है, जो कि हरियाणा में स्थित है। उसके बाद अष्टमुडी या वेम्बनाथ के बारे में पूछता है, जो कि आपका केरल में स्थित है। फिर आपका डल लेक के बारे में सबको पता ही है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोलेरू पुलिकट के बारे में पूछता है, क्रमशः तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कोलेरू जो है वो पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में है, जबकि पुलिकट आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु दोनों में ही स्थित है। सांभर आपके राजस्थान में स्थित है। पुष्कर आपका अजमेर में स्थित है। फिर रूप कुंड जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, जबकि सूरज कुंड के बारे में आपको पता ही है कि हरियाणा में स्थित है, ठीक है। अगला जो है वो मानसून का चैप्टर है, तो उसके पहले एक लेक्चर हम लोग रखेंगे जिसमें सारी मैपिंग हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, यानी कि जितनी नदियां हैं सबकी मैपिंग करेंगे। आज का लेक्चर बस इतना ही बड़ा रहेगा। टीचर्स डे होगा जिस दिन आपको ये लेक्चर मिलेगा, तो आप लोग एंजॉय करिए, ठीक है। और लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइए, और नेक्स्ट जो मैपिंग की क्लास है उसमें जरूर प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।